स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? ओके, सो आपके चैप्टर में रेस्पिरेशन प्लान में इंट्रोडक्शन जो दे रखा है उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और एक दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में डू प्लान ब्रीथ, वो वाला टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे अंडर सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन में। ओके, सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, ओके, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, एवरीवन अंडरगो ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस से कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं O2 इन्वॉल्व है ना। ब्रीदिंग प्रोसेस का मतलब है मेरा कहीं ना कहीं O2 का इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, O2 इन्वॉल्व है ना। अब O2 जहां पे भी इन्वॉल्व रहेगा वहां के रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा बेटा एनर्जी प्रोडक्शन। रिजल्टेंट आएगा क्या? एनर्जी प्रोडक्शन। रिजल्टेंट आएगा एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, रिजल्टेंट क्या आएगा? जहां पे भी O2 इन्वॉल्व रहेगा, wherever oxygen is involved, the resultant would be energy production। ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी? क्वेश्चन है ये है, एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी? तो एनर्जी प्रोडक्शन विल अकर बाय ऑक्सीडेशन, है ना। मतलब O2 का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, मतलब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। उस प्रोसेस हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब एनर्जी हमें चाहिए क्यों? क्या यूज है बच्चों एनर्जी का? एनर्जी में हर चीज में चाहिए बेटा। ग्रोथ में एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी ग्रोथ होगी नहीं होगी। ब्रीदिंग में चाहिए, राइट, और एब्जॉर्प्शन में चाहिए। कुछ भी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें हमें एनर्जी का नीड पड़ेगा, राइट। तो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, सब कोई कहीं ना कहीं क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट लेके ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ओके, फिर आते हैं हम बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन पे। लेट्स कम टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन तो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जहां पे स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होगा, है ना। अब आप अगर देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है स्टेप वाइज मैनर में होता है। देन क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी ट्रैप भी होगा, एनर्जी ट्रैप भी होगा। ओके, सो हम ऐसा बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो उल्टे प्रोसेस है। लाइक फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? CO2 प्लस वाटर करके क्या हो रहा है आपका? CO2 प्लस वाटर से ग्लूकोज बन रहा है, एंड रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो इफ यू सी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जैसे कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस बच्चों? प्लांट्स करते हैं आपके। प्लांट्स में डायटम्स, और एक बार को इंक्लूड करो प्रोटिस्टेंस जो होता है ना, कुछ डायटम्स वगैरह, तो वो लोग जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स में लिख लिया। और साइनोबैक्टीरिया, तो प्लांट साइनोबैक्टीरिया लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी हम यूज करते हैं, है ना। सनलाइट, लाइट एनर्जी हम यूज करते हैं। लाइट एनर्जी यूज करके हम क्या कर रहे हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना रहे हैं, एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली केमिकल एनर्जी। ये क्या हो गया? केमिकल एनर्जी। हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज करके हम केमिकल बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा? इन रेस्पिरेशन हम इसी को तोड़ेंगे। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको हम तोड़ने वाले हैं। ये बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले हैं
कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, तब क्या होगा बेटा? तब जाके आपका एनर्जी रिलीज होगा, तब जाके क्या होगा? आपका एनर्जी रिलीज होगा। फिर एनर्जी रिलीज होगा, फिर वो एनर्जी प्राप्त किया जाएगा, और यही एनर्जी बेटा हम हर जगह हमारी बॉडी में फॉर ग्रोथ एंड एवरीथिंग यूज करेंगे। समझ में आया? हाँ, ये सब इंट्रोडक्शन में आपके टिक बुक में दे रखा है। ओके, सो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है और क्यों जरूरी है, समझ में आया ये बेसिकली? क्योंकि एनर्जी हमें इसी से मिलेगा, रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलेगा, एंड वो एनर्जी हमें हर चीज के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए हमें, या प्लांट को कुछ भी बोलो, हमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर एब्जॉर्प्शन, सबके लिए वो एनर्जी चाहिए हमें। तो एनर्जी हमें मिलेगा रेस्पिरेशन से ही, यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है रेस्पिरेशन का। ओके, अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में बेटा? ग्लूकोज कैसा शुगर है? इट हैज अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप भी है, OH तो है ही है। तो ग्लूकोज में क्या है बेटा? अल्कोहल भी है प्लस एल्डिहाइड ग्रुप भी है ना? ऐसा शुगर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है उसमें अल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में। और एसिड फिर टूटेगा किसमें? एसिड फिर टूट जाएगा आपके CO2 में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब आपको CO2 मिल गया उसे हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन में बेटा बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व हैं। रेस्पिरेशन में बहुत सारे आपके एंजाइम इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। एज वेरियस एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज रिगार्डेड एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन मेन हो क्या रहा है आपका? एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक, तोड़ चीजें टूटेगी फूटेगी और एनर्जी रिलीज होगी, है ना? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट? आई गेस यू रिमेंबर बायोमोलिक्यूल, पूरा एंजाइम पोर्शन पढ़ा था हमने उसमें। एंड देन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगा। ओके, सो इट इज रेस्पिरेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इट इज कैटाबॉलिज्म। समझ में आया? ओके, अब रेस्पिरेशन हम करेंगे तो वी नीड सबस्ट्रेट। उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन होगा किसका? रेस्पिरेशन आखिर होगा किसका? तो उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कौन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना? कार्बन कंपाउंड जिसका हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसका हम स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं, और फिर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और फिर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगा जब हम स्टेप वाइज तोड़ेंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड को। तो जो मोस्टली हम यूज करते हैं, मोस्टली जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है बेटा? सोचो, मोस्टली जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज C6H12O6। मोस्टली जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। ओके, बट इन सम प्लांट्स या कोई कंडीशंस के टाइम पे मोस्टली तो ग्लूकोज ही होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोस्टली ग्लूकोज ही होगा, बट इन सम स्पेशल कंडीशंस या इन केस ऑफ सम प्लांट्स या कोई अदर कंडीशंस के टाइम
क्या हो सकता है बेटा? फैट, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स, ये सब भी एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग नीड, है ना, जब ग्लूकोज का सोर्स नहीं है किसी भी कारणवश, तब फैट, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, ये लोग भी जैसे नहीं होते ओए, पायरुविक एसिड, है ना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये सब भी एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम कर सकते हैं। ओके, नाउ कौन कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से काम नहीं करेगा? तो नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सोचो कौन ऐसा हो सकता है? मैंने कहा मोस्टली तो आपका ग्लूकोज ही है। इसके अलावा कभी कोई कंडीशंस के हिसाब से आप प्लांट में फैट, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स भी एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वर्क कर सकते हैं। कौन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा बेटा? वाइटामिन्स, वाइटामिन्स, देन हॉर्मोन्स, देन मिनरल्स, देन वाटर, ये लोग कभी भी एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम नहीं करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगी विटामिन टूट के एनर्जी बन रहा है, यू नो, ऑक्सीडेशन, वैसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये याद रखना। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक टॉपिक दे रखा है आपको टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन पूछकर, टू डू प्लांट ब्रीथ, ऐसा दे रखा है, डू प्लांट ब्रीथ, है ना, ऐसा दे रखा है ना। तो बेटा अगर मैं बोलूं तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है ना, इस क्वेश्चन का नो डायरेक्ट आंसर। सबसे पहले तो ये लिख देती हूँ मैं, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है। जैसे नो ब्रीदिंग ऑर्गन, प्लांट के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग के पास, ह्यूमंस के पास लंग्स है, फिशेस के पास गिल्स है, यू नो, वैसे प्लांट के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है। प्लांट डू नॉट हैव एनी ब्रीदिंग ऑर्गन, प्लांट्स के पास कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, ये बात दिमाग में रखो। प्लांट के पास कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है, प्लांट के पास कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं है। क्या उनमें गैशियस एक्सचेंज होता है? यस, गैशियस एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है? थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, है ना, वुडी स्टेम्स में होता है थ्रू लेंटिसेल्स। स्टोमेटा के थ्रू होता है और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है ना। देखो क्या होता है, और गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, देखो जो CO2 निकला, है ना, सॉरी CO2 आया, CO2 अंदर गया, तो बेसिकली उस टाइम पर रिलीज क्या हो रहा है, आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बेसिकली जो एक्सचेंज होता है वो ज्यादा वाटर वेपर एंड CO2 का होता है, कि वाटर वेपर निकल रहा है एज ट्रांसपिरेशन और फिर CO2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि CO2 आएगा तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सो बेसिकली जो गैशियस एक्सचेंज होता है, तो नॉर्मली हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हम बोल रहे हैं कि CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है। जो अगर आपने ह्यूमन फिजियो भी पढ़ा है तो उसमें हमने यही सीखा है ना कि CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है इन ह्यूमन बीइंग। बट इन केस ऑफ प्लांट एक्चुअली जो ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज, वो कैसा हो रहा है, दैट इज अकरिंग ऑफ वाटर वेपर एंड CO2। वाटर वेपर और CO2 का ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट में गैशियस एक्सचेंज जो होता है ये ऑफ कोर्स थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। इसके अलावा देखो कोई ऑर्गन तो नहीं है प्लांट में, प्लांट में कोई ब्रीदिंग ऑर्गन तो नहीं है, बट प्लांट का हर पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट, ये लोग डिफ्यूजन के थ्रू एयर ऑब्टेन कर लेते हैं, है ना। तो ईच पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, है ना, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, है ना, ये लोग क्या करते हैं, obtain air
थ्रू डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। देन एक इफ वी कंपेयर प्लांट्स एंड एनिमल, तो एनर्जी नीड है ना, वो एनिमल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए कंपेयर टू प्लांट, ठीक है। प्लांट की एनर्जी नीड ना कम होती है, हम एनिमल्स की ज्यादा होती है, प्लांट की एनर्जी नीड ना कम होती है। तो एनर्जी नीड इन प्लांट सेल इज लो, ठीक है, कंपेयर टू एनिमल सेल, है ना। दिस इज इन कंपेयर टू एनिमल सेल, एनिमल सेल के कंपैरिजन में ये बात कह रही हूं मैं। और दूसरा चीज कैसे, स्टेम जो होता है वो थिक होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में बेटा क्या होता है, स्टेम तो इनका कैसा होता है, थिक होता है ना, स्टेम जो है वो थिक होता है, स्टेम इज थिक, मतलब डेड फ्रॉम इनसाइड। जो स्टेम है दैट इज डेड फ्रॉम इनसाइड, जो स्टेम है वो डेड है फ्रॉम इनसाइड, ओके। एंड आउटसाइड क्या होता है इसके, इधर आउटसाइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड आउटसाइड जो कि पैरेनकाइमा सेल्स है, ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज कर लेंगे, दे विल डू गैसियस एक्सचेंज, ओके। सो एनर्जी नीड कम होता है प्लांट में, ये बात आप याद रखना। एंड ये बात तो बेटा आप समझ ही लो मेरे से कि यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ज्यादा होता है बिटवीन वाटर वेपर एंड CO2, ठीक है, वाटर वेपर एंड CO2 के बीच में ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है, ओके। सो हमें ये समझ में आ गया बेटा कि जो मेन चीज है वो है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या है बेटा, हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या है, हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसका क्या होने वाला है, जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ग्लूकोज में आपके पास टोटल कितने 6 कार्बन होते हैं ना, C6H12O6। तो अगर एक ग्लूकोज टूटेगा तो आपको 6 CO2 मिलना चाहिए। अगर आपका ग्लूकोज टूटेगा तो आपको 6 CO2 मिलना चाहिए, दैट इज बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। अब अगर जो ग्लूकोज है, अब अगर ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का सामान है, उससे अगर आपको पाइरुविक एसिड मिलता है, पाइरुविक एसिड मिलता है, पाइरुविक एसिड इज 3 कार्बन का सामान, तो आपको पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, राइट। दिस इज एक्चुअली पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है बेटा, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस जो है ना, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो ग्लाइकोलिसिस है वो क्या है, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। रीजन बिहाइंड, बिकॉज हमें यहाँ पे CO2 नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है तब क्या आपको कहीं CO2 मिलता है, कहीं भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। तो दिस इज ग्लाइकोलिसिस बेसिकली रिफर्ड एज पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना। ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनना इज ग्लाइकोलिसिस, ओके। सो अगर आप देखो तो अगर मैं चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बना ही लेते हैं। CHO पहले बना देती हूँ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 CH2OH OH H OH OH H OH H H, ठीक है। तो अगर आपका ये ग्लूकोज टूटेगा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, कौन सा, पाइरुविक एसिड। देखो क्या है, CH3 COOH, है ना। और जैसे आपका ये अल्कोहल ग्रुप है, ये क्या बन जाता है, कीटोन।
मतलब अल्कोहल बिकम कीटोन एंड एल्डिहाइड बिकम एसिड ग्रुप, है ना, ऐसा। तो ये होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड आप समझते हैं ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब एक तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब आपका जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदल रहा है, इस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जब आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उस टाइम पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। या ऑक्सीडेशन को ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में चेंज हो रहा है, ओके। एंड ऑक्सीडेशन को हम और बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है? ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है NAD को। फिर NAD और यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ जो H हुआ वो भी किसको मिल जाता है? NAD को, और बन जाता है NADH, और बन जाता है NADH। फिर ये NADH जाएगा आपका ETS में, है ना, फिर वो कन्वर्ट होगा NAD में, फिर वो NAD वापस आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। समझ में आया ये? तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है बेटा, जो ग्लूकोज है उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है तो कुछ है CO2 मिल जाएगा, और अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो, और अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो आपको 2 पायरुविक एसिड मिलता है। अब ये पायरुविक एसिड आगे क्या करता है? पायरुविक एसिड आगे अगर इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना हो तो ये पायरुविक एसिड बेसिकली एस्टर CO में कन्वर्ट होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, या फिर अगर मसल सेल्स में है ना, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो लैक्टिक एसिड बना सकता है। तो जो लैक्टिक एसिड बना दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या फिर इथेनॉल बना दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बच्चों समझो, ग्लूकोज से अगर पूरा पाथवे चलता है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के पास वो क्रैब्स साइकिल चला, माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चला, ऐसा सब कुछ हुआ आपका, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तब उसे हम बोलेंगे लाइक कंप्लीट ऑक्सीडेशन, आपको 6 CO2 मिला, ठीक है। ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है दैट इज पार्शियल। एंड जो आपका ये पायरुविक एसिड है, अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या इथेनॉल फर्मेंटेशन, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। समझ में आया? अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या है? रेस्पिरेशन का आपका लोकेशन क्या है? रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेशन होता है बेसिकली, अगर हम सिर्फ बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो केवल कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस वो तो होगा साइटोप्लाज्म में, और बाकी अगर पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है तो वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। अगर फर्मेंटेशन होता है मैंने आपको बताया स्पेशल केसेस पे, ओके। तो रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या है? रेस्पिरेशन लोकेशन इज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। किसमें होता है बेटा? ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बच्चों, वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होता है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होता है, बट डिफरेंस क्या है वो समझिए। जैसे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसमें जो कॉमन है वो केवल ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, वो केवल ग्लाइकोलाइसिस है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है।
प्रोकैरियोट्स में कहा, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए फ्री इन द साइटोप्लाज्म, नो सेलुलर नो लाइक ऑर्गेनल्स, राइट, मेम्ब्रेन में कोई ऑर्गेनल जो है वो नहीं है, राइट। तो बेसिकली जो आपका रेस्पिरेशन होगा उसका लोकेशन हमने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस का साइटोप्लाज्म होगा, और अगर वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स तो वो माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व करेगा। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स केवल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ही होता है साइटोप्लाज्म में। एंड यू नो वेरी वेल दैट ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें O2 इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेटा, कॉमन प्रोसेस है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स फर्स्ट सेल इवॉल्व, जो फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ वो कैसी सेल थी, वो एनएरोबिक सेल थी बेटा। जो पहले जो ऑर्गेनिज्म आए दे वर एनएरोब्स, मतलब जो पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए वो कौन थे, एनएरोबिक सेल थे बेटा। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। तो दिस शोज कि प्रोकैरियोट से इवॉल्व होके यूकैरियोट्स आए हैं, प्रोकैरियोट से इवॉल्व होके यूकैरियोट्स जो है वो आए हैं। एंड जो पहले जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे दे यूज्ड टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए जो पहले ऑर्गेनिज्म आए दे वर एनएरोब्स। जो ऑर्गेनिज्म पहले आए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनएरोब्स। जो ऑर्गेनिज्म पहले आए उन्हें हम कहते हैं एनएरोब्स, ठीक है। और इनमें आपके एनसीईआरटी मेंशन है कि ऑब्लिकेट एनारोब्स होते हैं, मतलब दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ऐसे कि दे कैन नॉट, मतलब दे डू नॉट ईट ऑक्सीजन, बट अगर ऑक्सीजन आया देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव। बट ऑब्लिकेट एनारोब्स ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लोकेशन की बात अगर मैं देखूं तो रेस्पिरेशन में अगर आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन साइटोप्लाज्म है, एंड ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है तो सिर्फ कम ही एनर्जी मिलती है, जो 2 एटीपी मिलेगी बेसिकली वही मिलेगी, राइट। अब यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है जिससे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा आपका ग्लूकोज का, तब हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दैट occurs only in case of eukaryotes. Okay, so this is all about your introduction part. Thank you.